Bismillahirrahmanirrahim. So let's discuss today a little bit about heart failure. USMNIC से ओरिएंटेड और क्वेश्चंस भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं. हार्ट फेलियर को डिफाइन तो इस अंदाज में किया जाता है, मतलब फेलियर ऑफ हार्ट टू मेंटेन अ कार्डिक आउटपुट, और इसको आप फर्दर वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं अंडर नॉर्मल और एब नॉर्मल फीलिंग प्रेशर. ये नॉर्मल वाली बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ. देखिए हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर भी होता है. आपने पढ़ा होगा जिस तरह पेजेट डिजीज़ के अंदर है, एवी फिस्टुला पेशेंट को बने हुए डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं, एनीमिक पेशेंट जो होते हैं, एनीमिक में हार्ट फेलियर होता है, तो उसमें फीलिंग प्रेशर तो नॉर्मल होता है, लेकिन हार्ट की मेंटेन नहीं हो रही होती कार्डिक आउटपुट. सेम गोज़ फॉर इन इफ़ अ पेशेंट कम टू यू विद अ कंप्लेन ऑफ ही इज़ मतलब मेल नरिश पेशेंट है और उसको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी करा लें तो बेरी हो जाता है, उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है. अब उसमें फीलिंग प्रेशर एब नॉर्मल हो जाता है. आपको पता है कि लैप्लेस लॉ के अकॉर्डिंगली जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होता जाता है, वो प्रेशर बिल्ड ही नहीं कर पाता हार्ट. सो डायलेटेड कार्डिक आगे हम करते हैं उसको, तो उसमें बेसिकली हार्ट स्ट्रेच कर जाता है, तो वो कार्डिक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रेशर एब नॉर्मल होता है. लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच द फीलिंग प्रेशर इज़ नॉर्मल बट हार्ट इज़ स्टिल अनएबल टू मेंटेन द कार्डिक आउटपुट. अब होगा इस तरह, देखिए बेसिकली दिस इज़ द हार्ट और पीछे लंग्स हैं, और उसके बाद राइट साइड ये हार्ट किया और उसके बाद JVP है. आप इसको इसी तरह अंदाज में अगर करें, हार्ट फेलियर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हाई कार्डिक आउटपुट, लो कार्डिक आउटपुट, फॉरवर्ड लो फेलियर, फिर उसके बाद डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से डिफरेंट दो अलग टाइप्स हैं. हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, इस तरह आप कर लें, ये भी एक टाइप है. सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड. मैं आपको सिर्फ इस वक्त लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का बता रहा हूँ, लेफ्ट और राइट साइड हार्ट फेलियर. व्हेनेवर अ पेशेंट विल कम टू यू विद अ कंप्लेन ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, एनी पैथोलॉजी आप पुट कर लें. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस है, तो माइट्रल स्टेनोसिस के वैसे याद रखिएगा हमारे यहाँ कॉमन तरीन काज क्या है माइट्रल स्टेनोसिस की. यहाँ तो ये हो सकता है, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है. अब माइट्रल स्टेनोसिस होगी तो माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से जाहिर सी बात है लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बिल्ड होगा. सो डोंट रिमेंबर दिस थिंग कि डिस्फेजिया पेशेंट को होगा. हम वो बातें करते हैं जो पेपर में आने वाली होती हैं. सो लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम के अंदर जब प्रेशर बिल्ड होगा वहाँ से वो पल्मोनरी वेस्कुलेचर, अब जाहिर सी बात है पल्मोनरी वेन्स ब्लड को लेके आ रही थी, तो पल्मोनरी वेन्स ड्रेन नहीं हो पा रही होती आगे, तो पल्मोनरी वेन्स पे प्रेशर रेज होने की वजह से ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज से, जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं वहाँ से ऊज आउट करके इनटू द एल्वुलाई आ जाता है, मतलब कि लंग्स के अंदर. तो वो किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सिम्टम क्या होगा, प्रोडक्टिव कफ होगी. एक तो प्रोडक्टिव कफ होगी और ब्लड स्टेन्ड कफ भी हो सकती है, एक चीज़ होगी. दूसरी चीज़ डिस्निया होगा. क्यों? क्योंकि जब वो लेटेगा तो सारे के एल्वुलाई बोगी हो जाएंगे, उनके अंदर पानी आ जाएगा, तो उसको डिस्निया होगा. इस डिस्निया को जो कि लेटने से आता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोपनिया. इसी तरह पेशेंट को जब वो रात को सोते हैं हार्ट फेलियर का, उसमें आपको ये तो याद रहता है हमें कि यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है और हम कह देते हैं कि पोलीयूरिया होता है, लेकिन ये भी याद रखना हमने कि जब वो सोता है तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से PND, जिसको आप कहते हैं पैराडॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ठीक है, ये भी डिस्निया की एक टाइप है. प्लेटिपनिया भी एक चीज़ होती है, वो इसमें वैसे हम नहीं डिस्कस करते. तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखें, ट्रायंगल बना लें अपने पास. क्या क्या? ऑर्थोपनिया, दूसरी बात PND पैराडॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, एक्सर्शन डिस्निया, और अंदर आप पुट कर लें बल्कि उस ट्रायंगल के प्रोडक्टिव कफ, ठीक है. और याद रखिएगा इन पेशेंट को जब आप अस्कल्टेट करते हैं ना तो आपको वीज सुनाई देती है, इसको कार्डिक वीज कहते हैं, ठीक है. इसकी पता हम अभी नहीं करते. उसके बाद राइट साइड फेलियर जब भी होगा तो JVP रेज्ड हो जाएगी, हेपेटोमेगाली हो जाएगी. हेपेटोमेगाली इसमें जो होती है वो लेफ्ट लोब इन्वॉल्व होती है, तो टेंडर हेपेटोमेगाली. अच्छा, ये टेंडर नॉन टेंडर को इस तरह याद रख लें, लेकिन जब स्ट्रेच आएगी ना कैप्सूल के ऊपर तब भी टेंडर होगी. बाकी वैसे टेंडर का कोई इस तरह नहीं है कि पेन रिलीज़ हो रहा है. बेसिकली तो ये जब पेरिटोनियम की स्ट्रेचिंग आएगी, ऊपर पेरिटोनियम स्ट्रेच होगी, आपको पता है विज़रल पैराइटल प्लूरा पेरिटोनियल की लेयर्स होती है, तो स्ट्रेच आएगा तो वो पेशेंट को पेन भी होगी. उसके बाद क्या होगा, स्प्लीनोमेगाली हो सकती है. और क्या हो सकता है, पूरी बॉडी के अंदर उसी तरह वेन्स के अंदर ब्लड ज़्यादा हो गया, वेन्स में ज़्यादा होगा तो क्या क्या मसले हो सकते हैं. डोंट रिमेंबर, लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ उसको कह दें कि रीनल फेलियर होगा. आप पहले मेन चीज़ तो बताएं, आप क्या होगा कि एडीमा हो जाएगा. और इसमें याद रखिएगा एक बड़ा MCQ आता होता है कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस फैक्टर में बहुत सी चीज़ें आती हैं. पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रही है, पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर का डिसफंक्शन हो चुका है, लेकिन आप एक बात जो बहुत आपको सुनाई देगी वो है हाइपोनेट्रीमिया. याद रखिएगा जब भी हाइपोनेट्रीमिया सिनेरियो के अंदर दिया हो और पेशेंट को पूछा हो कि बताएं इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बुरा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, तो हाइपोनेट्रीमिया इज़ द वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर द हार्ट फेलियर. सो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ हम आगे बनाते रहेंगे. जज़ाकल्लाह.